So chemotherapy, it is, we know, treatment of chemicals, right? Antibiotics, in this we have to remember which is the first antibiotic and what is the name of the scientist. कौन से scientist ने दी थी? Boltzmann ने दी थी. कौन सी first antibiotic थी? Streptomycin was the first antibiotic which was obtained from bacteria. So ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, कौन सा पहला एंटीबायोटिक था? दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन. नाउ एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो हमारे पेन को रिलीव करते हैं. हमें पता है बहुत सारे सब्सटेंसेस है, मॉर्फिन है, कोडीन है. एंटीपायरेटिक्स. एंटीपायरेटिक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करते हैं या फीवर को लोअर करते हैं. वी नो हम क्या यूज करते हैं? पैरासिटामोल यूज करते हैं, आइब्रूफेन यूज करते हैं. नेक्स्ट इज एंटीहिस्टामिक ड्रग. एंटीहिस्टामिक ड्रग कौन सी होती है? हमें पता है इन एलर्जी what happens? Histamines are released. Histamines release होती हैं और serotonins release होते हैं. क्या करते हैं हम? इनको रिलीज ना होए इसलिए हम क्या करते हैं? एंटीहिस्टामिक ड्रग्स को यूज करते हैं. वो हमारी एलर्जीज को सही कर देती है और इस हिस्टामाइंस को न्यूट्रलाइज कर देती है. लाइक सिट्राजिन इज द बेस्ट मेडिसिन विच इज यूज्ड इन एंटी एलर्जिक ड्रग्स. तो हम सिट्राजिन यूज करते हैं एंटी एलर्जी में. Now next is ट्रांसक्यूलाइजर एंड हाइपोनोटिक्स. हाइपोनोटिक्स और सेडेटिव ड्रग्स कौन सी होती हैं? हमारी बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो क्या करती है? हमारी मेंटल टेंशन, एग्जाइटी को रिड्यूस करती है या रिमूव करती है, नॉर्मल एक्टिविटी हमें करने देती है. दीज आर नोन एज ट्रांसक्यूलाइजर ड्रग. सेडेटिव ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जो हमारे दिमाग को काम करती है, हमें स्लीप देती है, दैट इज सेडेटिव ड्रग. हिप्नोटिक ड्रग हमें पता है जो स्लीप देती है, विच इंड्यूसेस स्लीप, इज हिप्नोटिक ड्रग. नाउ नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट. हमें पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट. वो एजेंट जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करते हैं और किल करते हैं ऑन कॉन्टैक्ट, दीज आर एंटीसेप्टिक्स और डिसइंजेंट. एंड conventionally there are very a large number of antiseptics are present. बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए. और जो ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं वो किस लिए? उनको कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स. तो किसी ऑब्जेक्ट पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए वी यूज, सो दैट इज नोन एज डिसइंफेक्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज डिसइंफेक्शन. डिसइंफेक्शन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को हम किल करते हैं. नेक्स्ट इज स्टरलाइजेशन. स्टरलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पैथोजेंस को किल करते हैं और वो चीज बिल्कुल स्टरलाइज हो जाती है, दैट इज इट इज फ्री ऑफ पैथोजन. तो हम कहते हैं किसी भी चीज को हमें स्टरलाइज करना है, दैट इज पैथोजन से फ्री करना है. नाउ सम अदर थिंग, साइंटिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ साइंटिस्ट हमें ऐसे याद रखने हैं जो कि वेरियस डिजीज से एसोसिएटेड हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Like Hippocrates is known as father of medicine. Surgery में Sasuta is there. Father of Ayurveda कौन है? Charakya is there. Rudolf Virchow is known as father of modern pathology. Now father of immunity हमें पता होना चाहिए कौन है? एडवर्ड जिनर. एडवर्ड जिनर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं. फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, सी लैंडस्टेनर ने फादर इज नोन एज फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग. फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, रॉबर्ट कॉश को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी. कौन सी डिजीज दी थी इन्होंने? एंथ्रेक्स दी थी, टीबी दी थी, कॉलरा दिया था. एंड रिसेंटली नोबेल प्राइज फॉर ऑड्रेंट रिसेप्टर इज ऑल्सो गिवन टू रिचर्ड एक्सेल. नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स. ठीक है ना, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है. लाइक 30th जनवरी इज लेप्रोसी डे, 24th मार्च इज ट्यूबरक्लोसिस डे, 7th अप्रैल इज वर्ल्ड हेल्थ डे, 1st जुलाई इज डॉक्टर्स डे, 11th जुलाई इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एंड 1st अगस्त इज एड्स डे. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको एड्स डे पता होना चाहिए. बाकी टीबी डे इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज इम्यून सिस्टम. हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए.
हमारा इम्यून सिस्टम है क्या? इट इज अ सिस्टम ऑफ बॉडी विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज। कोई भी ऐसा सिस्टम जो डिजीज से प्रोटेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, लाइक इम्यूनिटी हमें पता है कि रेजिस्टेंट ऑफ बॉडी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन और डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। एंटीजन क्या है? प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है जो स्टिमुलेट करता है क्या? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमें पता है क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है जो बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करती है इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन एंटीजन्स। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एग्लूटिनिन। उसको क्या कहते हैं? एग्लूटिनिन भी कहते हैं। एंटी सीरम है। एंटी सीरम क्या होता है? इट इज सीरम ऑफ एनी एनिमल विच कंटेन्स एंटीबॉडी फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन। एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो होती है दैट इज नोन एज एंटी सीरम। वेनम इज पॉइजनस, इट इज वेरी कॉमन। नेक्स्ट इज एग्लूटिनेशन। जब हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है दैट इज नोन एज एग्लूटिनेशन। और उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? हम स्टडी को कहते हैं सीरोलॉजी। सो स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज नोन एज सीरोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज टॉक्सॉइड। कोई भी ऐसा बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन जो स्पेशल प्रोसीजर से इम्यूनाइज करे डिजीज को दैट इज नोन एज टॉक्सॉइन। इंटरल्यूकिन्स हमें पता है बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स हैं हमारे बॉडी में एंड इंटरल्यूकिन्स आर दीज सब्सटेंसेस विच स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड दे एक्टिवेट डब्ल्यूबीसीज। ये क्या करते हैं? हमारे डब्ल्यूबीसीज को एक्टिवेट करते हैं। हमें पता है डब्ल्यूबीसीज भी क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। दीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस। तो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में काम देते हैं एंड देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इंटरल्यूकिन्स लाइक IL-1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ वी नो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हमें पता है एक हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी हमें पता है जो हम अक्वायर करते हैं लाइफ टाइम में वो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। जो हमारी बर्थ से है दैट इज नेचुरल इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। नाउ दिस अक्वायर्ड इम्यूनिटी इट इज ऑफ टू टाइप, एक्टिव एंड पैसिव। तो हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी वो तो हमें पता है नेचुरल कैसे आई। नेचुरल इम्यूनिटी हमारी नेचुरल जब हम बॉर्न हुए तो इम्यूनिटी जो आई दैट इज नॉट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन, ठीक है ना। और जो आर्टिफिशियल अक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी कैसे आई? हमारे ड्यूरिंग लाइफ टाइम। नाउ there is another term which is known as congenital immunity. Congenital immunity क्या होती है? It is present by birth in most of the animal and it is first line of defense. तो कंजेनाइटल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हमारी बर्थ से है और सबसे पहली इम्यूनिटी है जो किसी चीज के अगेंस्ट फाइट करेगी। लाइक एनाटॉमिकल बैरियर हमें पता है स्किन है, सबसे पहला आउटर मोस्ट लेयर है, तो किसी भी चीज के अगेंस्ट सबसे पहले स्किन फाइट करेगा। हमारा सीबम है, सो दिस स्किन विल फाइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन। नेक्स्ट इज म्यूकोसल सरफेस। हमें पता है म्यूकोसल सरफेस इज ऑल्सो बैरियर। क्या करता है? ये म्यूकोसा कंटेन करता है म्यूकोसल सेल्स और सीलिया, और ये क्या करते हैं? हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंट्रैप कर लेते हैं जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। नाउ थर्ड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं हमारी बॉडी के जो कि अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में हेल्प करते हैं। लाइक फीवर है, हाई टेम्परेचर हमें पता है हमारी बॉडी में बहुत हाई टेम्परेचर हो तो फीवर आता है। सो इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। फीवर भी क्या करता है? हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। पीएच हमें पता है कि हम वेरियस थिंग्स एवरी एंजाइम अटैक्स ऑन अ पर्टिकुलर पीएच। तो हमारी बॉडी में पर्टिकुलर पीएच अगर नहीं होती है तो भी इंफेक्शन हो जाता है। तो हमारी जो एसिडिक पीएच है हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स में लाइक ओरल कैविटी, स्टमक, वेजाइना, वो क्या करती है? वो भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। नेक्स्ट इज सिक्रीशन। बहुत सारे सिक्रीशंस हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। लाइक आईज में है lysozyme is there, so these are helping in the prevention of microbes. And interferon I have already discussed के antiviral protein है जो 270 amino acids से मिलके बना है। और कौन बना रहा है इसको? वायरस, बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो क्या करता है? हमारे पूरा इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और वायरस को क्या करेगा? किल करेगा। तो ये कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो कि हमारे बॉडी को क्या करते हैं? बचाते हैं किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से।
नाउ नेक्स्ट इज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें पता है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी है? वो इम्यूनिटी है जो रेजिस्टेंस है, जो हम लाइफ टाइम में अक्वायर कर रहे हैं, और ये जनरल नहीं है, ये स्पेसिफिक है। एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं। सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स। एंड अनदर नेम इसका क्या है? इसको हम कहते हैं अडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसको कई बार वी कॉल इट एज अडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एंड दिस इम्यूनिटी इज acquired after birth, we know. Now there are certain features of acquired immunity, जैसे स्पेसिफिसिटी है, हमें पता है स्पेसिफिक है, एक माइक्रो डाइवर्सिटी है, बहुत वास्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करता है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड मेमोरी इज देयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है व्हेनेवर अ पैथोजन एंटर्स द बॉडी, क्या होता है? इट द बॉडी रिकॉग्नाइज एंड इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। तो हमारी बॉडी में क्या बनती है? उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। और क्या करता है? जब सेकेंड टाइम पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी होती हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है? बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करती है अगेंस्ट दैट एंटीजन और अगेंस्ट दैट पैथोजन। सो दिस इज नोन एज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और ये किस पे बेस्ड है? ये है मेमोरी पे बेस्ड, बिकॉज हमारे बॉडी की मेमोरी इतनी अच्छी है कि ऑलरेडी जब फर्स्ट टाइम आया था तो उसने याद कर रखा है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है पहली बार आया था, तो उसकी इट इज बेस्ड ऑन द मेमोरी रिस्पॉन्स। So types of acquired immunity, basically it is of two type, active and passive. तो हमारी एक्टिव है जो कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल है, एंड पैसिव है, इट इज आल्सो नेचुरल आर्टिफिशियल। नाउ व्हाट इज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी? भाई इट इज रेजिस्टेंट डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक्स। तो एक्टिव क्या है? कि रेजिस्टेंस जो हमारी बॉडी बना रही है, किससे? एंटीजेनिक। कोई भी एंटीजन आया, उसने स्टिमुलस दिया, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने जो रेजिस्टेंस बनाया, उसको हम कहेंगे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसी है? नेचुरल तो इट रिजल्ट्स फ्रॉम क्लिनिकल और अनअपेरेंट इन्फेक्शंस। तो वो तो कैसे अनअपेरेंट, जो इन्फेक्शंस हम नहीं देख सकते हैं, उनके वजह से नेचुरल इम्यूनिटी है। और आर्टिफिशियल कैसी होगी? भाई आर्टिफिशियल हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन ऑल्सो। तो जो इम्यूनिटी हम बाहर से दे रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल। वैक्सीन हमें पता है, it is preparation of live or killed microorganisms and which is used for the immunization. तो हमारे बॉडी को किस लिए यूज करते हैं? इम्यूनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, इनएक्टिवेटेड और किल्ड पैथोजन। पैसिव इम्यूनिटी, we know it is received passively by host without any participation or contribution from the host immune system. तो पैसिव इम्यूनिटी में हमारा जो होस्ट है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है, उसको पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है। होस्ट इम्यून सिस्टम कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बाहर से मिल रही है। सो इट कैन बी इम्यूनोलॉजिकल, लाइक मेमोरी इज एब्सेंट, मेमोरी इज नॉट देयर, मेमोरी की जरूरत ही नहीं है जब हमारा ऑलरेडी हमारा जो इम्यून सिस्टम है दैट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। कहाँ से मिल रही है? भाई रेडीमेड एंटीबॉडीज से मिल रही है। रेडीमेड जो एंटीबॉडीज हैं वो इम्यूनोसप्रेसिव इंडिविजुअल को दी जाती है, एंड दिस इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। सो इन दिस द बॉडी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, द बॉडी is not doing anything. So artificial, it can be like human immunological administration, anti-tetanus serum. Now difference we know, these are some of the differences between active and passive immunity. हमें पता है कि हमारा जो active immunity है वो तो वही हमारा immune system produce कर रहा है, passive immunity है it is receive passively, बाहर से मिल रही है हमें, and immune system is not participating, and we know it is induced by infection or contacts. हमारी active immunity है कहाँ से? वो infection और by contacts with immunogens। तो किसी भी कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन के आने के बाद हमें एक्टिव इम्यूनिटी मिल जाती है। एज कंपेयर टू पैसिव इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है? जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में डाली जाती हैं। एंड दिस पैसिव इम्यूनिटी इट इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, एंटीबॉडीज बन नहीं रही है। और एक्टिव इम्यूनिटी कुछ टाइम बाद डेवलप होती है बिकॉज इट इज नेचुरल थिंग। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। Now this is the diagram which is showing the entire active immunity कि हमारी active immunity भाई जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो कैसे हो रही है।
हमें पता है हमारी बोन मैरो सेल्स हैं, बोन मैरो सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है, हमें पता है थाइमस जो सेल्स हैं वो हमारी क्या प्रोड्यूस करती है, टी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। ये टी सेल्स क्या करती हैं, टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करती हैं। अब टी सेल्स भी हमारी तीन तरह की होती हैं, वी नो, टी एस सेल्स, टी एम सेल्स और टीसी सेल्स। ये जो टीसी सेल्स हैं ये सेल्यूलर इम्यूनिटी में important and they play important role. Now we know that B cells are there and B cells are produced from the bone marrow. We know B cells are present in plasma and these are the cells which are responsible for क्या करती है हमारी B cells, production of antibodies. तो हमारी B cells क्या होती हैं कि हमारी B cells एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं, जैसे IgG, A, M, D, E. वी नो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, तो हमारी सारी एंटीबॉडीज बी सेल बनाएंगी और इनके वजह से जो इम्यूनिटी है उसको हम क्या कहते हैं भाई, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी ब्लड में है। सो दिस इज नोन एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी. So this is the function of T cells and B cells. T cells एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, लेकिन बी सेल्स को हेल्प करती है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में. डायरेक्टली दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. सो नाउ बेस्ड ऑन दीज टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स देयर आर टू टाइप ऑफ एक्टिव इम्यून सिस्टम. दो तरह का इम्यून सिस्टम है. एक क्या है, CMIS. दिस इज नोन एज सेलुलर मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और हम इसको क्या कहते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी भी कहते हैं. हमें पता है सेलुलर इम्यूनिटी है, इसका मतलब कुछ सेल्स हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं. किसके ऊपर है, ये टी सेल्स पे. 60 and 70% it is based on T cells. So whenever there is cellular immunity, you should remember it is based on T cells. Now we know T cells are of 4 type. 4 तरह की T cells होती हैं. एक होती है helper T cells, एक होती है memory T cells, एक होती है killer T cells और cytotoxic T cells. तो killer T cells को क्या कहा जाता है, cytotoxic T cells भी कहा जाता है. Next is suppressive T cell. So these are the 4 type of T cells. जब भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, क्या होता है, हमारे मैक्रोफेजेस जो हैं वो क्या करते हैं भाई, इंट्रैक्ट करते हैं उनसे और एक्टिवेट करते हैं हमारे टी सेल. कैसे, साइटोकाइंस रिलीज करते हैं और इंटरल्यूकिन्स रिलीज करते हैं. सो व्हेनेवर द एंटीजन और एनी पैथोजन एंटर्स द बॉडी, क्या होगा, हमारे मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे और मैक्रोफेजेस क्या करेंगे भाई, टी हेल्पर सेल्स बनाएंगे और टी हेल्पर सेल्स साइटोकाइनिन बनाएंगे फर्दर एंड इंटरल्यूकिन्स फिर बनाते हैं. सो दिस इज द एंटायर सिस्टम. इस तरह से पूरा काम करते हैं. तो द मेन थिंग इज टी सेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. मैंने बताया एंटीबॉडीज के लिए क्या होती है, बी सेल्स होती है. सो फर्स्ट थिंग इज हेल्पर टी सेल्स. तो हमने हेल्पर टी सेल्स का पढ़ा. Now, what is the function of helper T cells? क्या करती है, this activated helper T cell stimulates the killer T cell and B cell. तो क्या करती है, किलर टी सेल और बी सेल को स्टिमुलेट करती है कि उनका सेल डिवीजन, सेल बी सेल स्टार्ट करें डिवाइडिंग और क्या करें भाई, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करें, विच इज नोन एज क्लोनल सिलेक्शन. नाउ नेक्स्ट इज किलर टी सेल्स. किलर सेल्स क्या करती हैं, दीज सेल्स और क्लोन ऑफ दीज सेल्स डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स ऑफ टारगेट किल सेल एंड किल द पैथोजन. कैसे पैथोजन को मारती है, लिम्फोसाइट, लिम्फोटॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रीट करती हैं किलर टी सेल्स और लिम्फोकाइनिन सिक्रीट करती हैं, जो क्या करता है, हमारे पैथोजन को अट्रैक्ट करता है और फैगोसाइटोसिस होता है विच इज swallowing ऑफ पैथोजन. तो पूरा क्या होता है कि ये किलर टी सेल्स लिम्फोटॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती हैं. नाउ अनदर टाइप ऑफ टी सेल इज सप्रेसर सेल्स. सप्रेसर सेल क्या करेंगी, ये दो तरह के फंक्शन करती हैं, टीसी एंड टीएस सेल्स. तो ये बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स हमें पता है कि दे आर आल्सो इफेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ टीएस सेल्स. क्या करती हैं, सप्रेसर फैक्टर्स प्रोड्यूस करती हैं और हमारे एंटायर इम्यून सिस्टम को क्या करेंगी, सप्रेस करेंगी और सप्रेस करके क्या करती हैं कि अपने ही बॉडी को वो अटैक करें. सो दिस इज सप्रेसर टी सेल. नेक्स्ट इज मेमोरी टी सेल. मेमोरी टी सेल का क्या फंक्शन होता है, ये कोई पैथो, हमें पता है दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन किलिंग अ पैथोजन, कोई पैथोजन को मारती नहीं है या दे डोंट फॉर्म एनी एंटीबॉडीज. क्या करेंगी, सिर्फ मेमोरी एनकाउंटर करती हैं, अपने जो मेमोरी रहती है कि जब पैथोजन आया, एंड सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी. क्या करती हैं, जो इफेक्टर सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, उनको बाद में एनकाउंटर कर सकती हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन. एंड
आफ्टर सेवरल ईयर्स तक वो मेमोरी में रहता है कि पर्टिकुलर पैथोजन आया था, सो दैट द बॉडी कैन रिएक्ट इजीली. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज? हमें पता होना चाहिए कि हमारे इम्यून सिस्टम में अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन एंटीबॉडीज आर फॉर्म. फर्स्ट इज एग्लूटिनेशन. मैंने बताया एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. एंटीजन, हमारी एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन से जाके अटैच हो जाती है. वी नो एंटीजन, एंटीबॉडी में एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहां एंटीजन अटैच हो जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ पैथोजन. एंड व्हाट दे डू, these antibody destroy the pathogen by cell lysis. तो ये हमारी एंटीबॉडी क्या करती है कि पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर जाती है. नाउ नेक्स्ट इज ऑप्सोनाइजेशन. इसमें क्या होता है, हमारे जो बैक्टीरिया है या एंटीजन है उसको क्या करते हैं, ऑप्सोनिन एंटीबॉडी होती है जैसे आईजीजी एंड आईजीएम. ये क्या करती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स को रिलीज करती हैं और दीज एंटीबॉडी दे प्रोड्यूस फैगोसाइटोसिस विद ऑप्सोनिन. तो ऑप्सोनिन के साथ मिलके क्या करती हैं, एंटीजन का फैगोसाइटोसिस करती हैं. थर्ड इज न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो टॉक्सिन इफेक्ट जो बैक्टीरिया ने दिया है उसको न्यूट्रलाइज करेंगी. कैसे, उनसे अटैच होके. तो ये न्यूट्रलाइज करती हैं उनसे अटैच होके. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वी नो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी. 5 तरह की एंटीबॉडी हमें पता है. IgA, we know it is the antibody which is found present in the colostrum. So this is very important antibody जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसमें प्रेजेंट होती है. क्या करती है, हमारे इन्फेंट को इम्यूनिटी इंक्रीज करती है, उसकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज IgD. IgD क्या करती है, बहुत कम अमाउंट में मिलती है. कहाँ, लिम्फोसाइट्स के सरफेसेस में. IgE, we know it is present in सारे एलर्जिक रिएक्शंस में IgE is present and this is present in linkage with the mast cells and basophils. IgG antibody है, कहाँ मिलती है, बहुत, this is the most abundantly found. सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी मिलती है वो IgG मिलती है. And most important thing is it has the capacity to pass through placenta. तो इस एंटीबॉडी में क्या होता है, कैपेसिटी होती है कि प्लेसेंटा से पास कर जाता है. So this antibody is very important. Many times in your NEET exam this is asked, which is the antibody which crosses the placenta. Next is IgM. IgM सबसे पुरानी and first antibody है. And this is present, this is very large size antibody. So these are some of the functions of the antibodies. Now next is vaccine. हमें पता है हमारा वैक्सीन क्या है, inactivated pathogen. So vaccine is basically suspension of inactivated pathogen or antigenic protein of pathogen जो हम लेते हैं, जो बॉडी को देते हैं. किस लिए, हमारी इम्यूनिटी, वी वांट टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन. सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1796 में क्या किया था, मिल्कमेड, ही नोटिस दैट मिल्कमेड डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन पे काम किया था. सो ही ट्राइड दिस प्रोसीजर एंड ही गेव द टर्म वैक्सीनेशन. तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एडवर्ड जिनर ने वैक्सीनेशन टर्म दिया था. लुइस पास्चर वाज द नेक्स्ट साइंटिस्ट. उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेटिंग द पैथोजन एंड प्रिपेयर्ड वैक्सीन ऑफ एंथ्रैक्स, चिकन कॉलरा एंड रेबीज. सो लुइस पास्चर ने एंथ्रैक्स वैक्सीन, चिकन कॉलरा एंड रेबीज की वैक्सीन दी. नेक्स्ट इज वॉन बेरिंग. वॉन बेरिंग ने क्या किया, प्रोसेस ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन को डिस्कवर किया एंड ही प्रिपेयर्ड एंटी डिप्थेरियल सीरम विच इंक्लूड डिप्थीरिया एंड उसको क्या किया, शीप में इंजेक्ट किया. सो वॉन बेयर वाज नोन एज फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन. सो वॉन बेयर को क्या कहा जाता है, वॉन बेयर को कहा जाता है फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन. सो वी नो दैट वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए. Now what is the principle of vaccine? हमें पता है वैक्सीन का क्या प्रिंसिपल है कि भाई जब भी कोई एंटीबॉडी आती है तो या तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो एंटीबॉडीज बनाएगी. अगर नहीं बना पाती है तो हम वैक्सीन देते हैं. तो ऑलरेडी हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है. जब भी वो दोबारा से एंटीजन हमारी बॉडी में एनकाउंटर करता है तो हमारी जो मेमोरी सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और वो रिस्पॉन्ड करती हैं अगेंस्ट दैट एंटीजन और बहुत जल्दी से कोशिश करती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन. सो
देयर आर फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन. 3 types of vaccines are there. फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कौन सी हैं? जो इनएक्टिवेटेड होल पैथोजन से प्रिपेयर हुई हैं एंड विच हैव सर्टेन साइड इफेक्ट्स लाइक ओरल पोलियो वैक्सीन. तो सबसे पहले जो वैक्सीन डिस्कवर हुई वो फर्स्ट जनरेशन थी, तो कुछ साइड इफेक्ट था उनका. सेकेंड जनरेशन में क्या आया? एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स यूज किया पैथोजन का, विच आर प्रोड्यूस्ड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो ये सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड. सो रिजल्ट क्या हुआ? दे हैव नो साइड इफेक्ट्स, कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं थे. सो दिस हेपेटाइटिस बी इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंड जनरेशन वैक्सीन. और कहां से प्रोड्यूस हुई थी? ये ट्रांसजेनिक ईस्ट से प्रोड्यूस किया था इसको. थर्ड जनरेशन वैक्सीन कौन सी है? बहुत हाईली इफेक्टिव है, हाईली पोटेंट है, सिंथेटिक है, और इनको कैसे प्रिपेयर किया है? जीन से प्रिपेयर किया है. And they are also known as DNA vaccine. So this is the reason that these are known as, इनको क्या कहा गया? डीएनए वैक्सीन किया है, क्योंकि हाईली डेवलप्ड है, ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड वैक्सीन है अभी तक. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन. हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कौन सी है? ओरल डीपीटी. सेकेंड जनरेशन वैक्सीन हेपेटाइटिस बी, एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन we know all. उसके बाद जो सारी वैक्सीन आ रही है that are included in the third generation vaccine. Now what is HLA system? When we are dealing with the immune system, हमें पता होना चाहिए कि HLA system क्या होता है. HLA system is known as human leukocyte antigen. HLA किसने सबसे पहले डिस्कवर हुआ था? ल्यूकोसाइट्स पे. Now we know various genes are there on histocompatibility antigens, and these genes are located on the chromosome 6, and this is known as MSC complex, जिसको हम कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. और इसका दूसरा नाम क्या है? HLA कॉम्प्लेक्स भी. सो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स और HLA कॉम्प्लेक्स. सो दिस इज बेसिकली various types of genes are involved in histocompatibility antigens, and they are present on the chromosome 6. तो HLA complex पे हमें now the array of HLA alleles on a homologous chromosome 6 is known as haplotype. तो पूरा HLA alleles chromosome 6 पे उसको हम क्या कहते हैं? haplotype कहते हैं. Now next thing is tissue typing. Tissue typing क्या होता है? This procedure is carried out to match HLA protein of donor or recipient. Tissue typing वो procedure है जिसमें हम HLA protein match करते हैं किसका? donor का और recipient का. And this is basically used और ट्रांसप्लांट. जब हमें कुछ ऑर्गन, कुछ चीज ट्रांसप्लांट करनी होती है तो वी हैव टू मैच दिस HLA ऑफ द डोनर एंड द रेसिपिएंट, जिससे कि रिजेक्शन नहीं हो ट्रांसप्लांट का. नाउ immune system disorder. We know there are certain disorders which are due to immune system. Like identical twins, we know it is greater than sibling, it is greater unrelated donor. So this is the thing. Now we know that there are certain due to improper functioning of the immune system, there are certain diseases like allergy hai, AIDS hai, anaphylactic shock is also there. So basically क्या है? 3 categories में divide किया उन्होंने. पहले hypersensitive disorder और allergy. हमें पता है एलर्जी क्या है? किसी भी पर्सन को जब hypersensitive response against a particular antigen or agent, it is known as allergy. तो हमारे बॉडी का hypersensitive response किसी भी एंटीजन या किसी भी एजेंट के अगेंस्ट, इसको हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं. जो एजेंट्स ऐसे होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं एलर्जन. कॉमन एलर्जेंस हैं, यू नो, पोलन एलर्जी होती है, किसी को फूड एलर्जी होती है, किसी को मेडिसिन से एलर्जी होती है, कोल्ड एलर्जी इज आल्सो देयर, हीट, सनलाइट, फाइबर्स एक्सेट्रा. दीज आर सम ऑफ द एलर्जेंस. नाउ व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ एलर्जी? हमें पता होनी चाहिए फिजियोलॉजी एलर्जी की कैसी है. हमें पता है कि एलर्जी में क्या होती है भाई? बहुत सारी हिस्टामाइंस हमारी क्या होती है? सिक्रीट होती हैं फ्रॉम सेल एंड दे प्रोड्यूस IgE एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू कॉमन एंटीजन. तो हम पता है वी नो हिस्टामाइंस आर प्रोड्यूस और IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं. नेक्स्ट, नाउ वन इज ब्रोंकियल अस्थमा. दिस इज वेरी कॉमन नाउ डेज. हमें पता है बहुत कॉमन एलर्जी है. ये क्या है? हमारी लंग्स की एलर्जी है. Whenever any allergen enters the body inside and it is due to inhalation. हम जैसे inhale करते हैं उससे जो allergen जाता है और जो allergy करता है, that is bronchial allergy. ये क्या है?
ये रेस्पिरेटरी ट्यूब में होती है एंड इट इज वी नो कि इट इज कंसर्न विद द अस्थमा. सिम्टम्स है लाइक कफिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, mainly due to expiration. So this is one of the type of allergy, that is bronchial asthma. Next is hay fever. It is also a type of allergy जिसको हम कहते हैं hay fever. So this is important. Hay fever क्या होता है? जब भी एलर्जी होती है पोलन ग्रेन से तो हम उसको क्या कहते हैं? hay fever कहते हैं. कि हमारी जो आईज होती हैं एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज क्या होता है? हाइपर सिक्रीटरी हो जाता है. किसके अगेंस्ट? अ पर्टिकुलर एलर्जन. अब एलर्जन क्या है? पोलन ग्रेन्स. ठीक है ना. तो जब भी हमें कोई पर्टिकुलर एलर्जन से होती है और मेनली पोलन ग्रेन से होती है तो दैट इज नोन एज हे फीवर. तो हमें पता है हमारा बॉडी उसमें बहुत रिएक्ट करता है. थर्ड इज एनाफ्लेक्टिक शॉक. एनाफ्लेक्टिक शॉक क्या? ये भी एक सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी नो. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? जब भी हमारा इम्यून सिस्टम अपने बॉडी को और बाहर के एंटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता तो अपने बॉडी को ही वो क्या करता है कि दुश्मन समझता है और उसके अगेंस्ट ही फाइट करता है. सो दिस इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. नाउ देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स लाइक मिस्थीनिया ग्रेविस इज देयर. पर्निशियस अनीमिया इज वन ऑफ द एग्जांपल. हमें किससे होती है पर्निशियस अनीमिया? वी नो इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन B12. Next is Hashimoto disease. अब Hashimoto disease में क्या होता है कि हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो फॉर्म होती हैं अगेंस्ट द थायराइड. नाउ दीज एंटीबॉडी दे डिस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड एंड द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन इट इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म. तो क्योंकि थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करती हैं और हार्मोन की वजह से जो डेफिशिएंसी होती है उसको क्या कहते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं. नेक्स्ट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस. मैंने बताया रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होती है? इट इज ड्यू टू रूमेटॉइड फैक्टर, अ प्राइमरी टाइप ऑफ एंटीबॉडी दैट इज IgM. तो क्या होता है इसमें? इन्फ्लेमेशन होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन में. IDDM, it is insulin dependent diabetes mellitus. This is another form of disease. इसमें क्या होता है? एंटीबॉडीज बनती हैं किसके अगेंस्ट? बी सेल्स ऑफ पेनक्रियास एंड दे कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी and this is known as IDDM and symptoms are hyperglycemia, glycouria, polyuria. These are some of the symptoms. Next is multiple sclerosis. This is important, you should remember multiple sclerosis. कैसी होती है? हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट द माइलिन शीट ऑफ नर्व सेल्स. हमें पता है नर्व सेल्स की आउटर मोस्ट शीट को क्या कहते हैं? माइलिन शीट कहते हैं. तो हमारी antibodies are formed against the myelin sheath of nerve cells. and क्या करती है ये? न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन करती है. हमारी जो नर्व ट्रांसमिशन सही से नहीं हो पाता है. नेक्स्ट इज इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर. इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर बहुत सारे रीजन से हो सकता है. इट मे बी ड्यू टू सम जीन म्यूटेशन, कोई जीन डेफिशिएंसी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसी हुई. नाउ इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर हमने पढ़ा. अब बहुत तरह के इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर हैं लाइक डीजॉर्ज सिंड्रोम और थायमिक एप्लेसिया. ये क्या है? हमारी टी सेल्स जो है उनकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है. ब्रूटन्स एग्लोमेटिनिया, डेफिशिएंसी ऑफ गामा एंटीबॉडीज और डेफिशिएंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी सेल्स. नेक्स्ट इज SCID. दिस इज important. This comes in your exam. That is severe combined immunodeficiency. अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है? ये जीन म्यूटेशन की वजह से या जीन डेफिशिएंसी की वजह से एक एंजाइम की दैट इज एडिनोसिन डीएमिनेज. तो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है और ये एंजाइम क्या करता है कि हमारी बी और टी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन को this enzyme is involved, we know it is involved in the formation of T and B lymphocytes. So this SCID is characterized by हमारी जो सर्कुलेटिंग थाइमोसाइट्स हैं वो इफेक्ट होती हैं और बहुत अर्ली स्टेज में डेथ भी हो जाती है. सो नेक्स्ट इज acquired. This is common, we know. AIDS, it is caused by HIV and this HIV attached with the T helper cells. Now next term is immunotherapy. इम्यूनोथेरेपी क्या है? हमें पता है कि कुछ
ट्रीटमेंट है, प्रोसीजर है, किसमें इन्वॉल्व, विच इन्वॉल्व सप्रेशन और ऑगमेंटेशन ऑफ इम्यून सिस्टम टू अचीव थेरेपेटिक इफेक्ट्स। तो इम्यूनोथेरेपी में हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी प्रोसीजर, कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकें, इम्यून सिस्टम कुछ नुकसान ना हो, उसको सप्रेस कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। सो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी। नाउ नेक्स्ट इज डिजीज। वी नो दैट बेसिकली डिजीज हमारी कौन सी होती है, कंजेनाइटल और जेनेटिक डिजीज होती है। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड डिजीज। कंजेनाइटल और जेनेटिक डिजीज हमें पता है जो जेनेटिक जीन डिसऑर्डर की वजह से होती है, इफ देयर इज एनी डिसऑर्डर इन द जीन, तो वो क्या होती है, कंजेनाइटल और जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जीन म्यूटेशन की वजह से हो सकती है, ये चीजें मैंने इसमें डाली। सो बेसिकली डिजीज आर ऑफ टू टाइप, वी नो, कंजेनाइटल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल और जेनेटिक में क्या हुआ, जीन म्यूटेशन की वजह से या क्रोमोसोम म्यूटेशन की वजह से या जीन इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से जो डिसऑर्डर्स हुए वो कंजेनाइटल और जेनेटिक में आते हैं। एग्जाम्पल है RH compatibility और ABO compatibility. Now there are certain gene mutational disorders और biochemical disorders, ठीक है ना। सबसे पहला कौन सा है इसमें, ऑटोसोमल रिसेसिव, उसको कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर्स। हमें पता है ये जो फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड है, ये कन्वर्ट होती है होमोजेनेटिक एसिड में, किसके, फिनाइल alanine hydroxylase enzyme is responsible for this. So what happens in this? ये जो हमारी एल्केप्टोन है ये क्या टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होती है और मेलानिन पिगमेंट में कन्वर्ट होती है। तो ये जो दो एंजाइम्स हैं हमारे, एसिड ऑक्सीडेज और हाइड्रोक्सिलेज एंड टायरोसिनेज, so these enzymes are very important. So it is because of the autosomal recessive disorder हो जाता है जिसमें ये कन्वर्जन नहीं हो पाता। सो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, रिसेसिव डिसऑर्डर्स में कौन से आएंगे, हमें फिनाइल कीटोन्यूरिया आएंगे। हमें पता है कौन सी एंजाइम की वजह से होती है, फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से। उसके वजह से क्या होता है, ये एंजाइम कन्वर्ट नहीं कर पाता है फिनाइल एलानिन को, और फिनाइल एलानिन हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये फिनाइल एलानिन और पायरुविक एसिड क्या करती है, हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाती है और हमारे ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, और ये मेंटल रिटार्डेशन भी करती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल पायरुविक इडियट्स भी कहते हैं, फिनाइल पायरुविक इडियट्स। नाउ नेक्स्ट इज एल्केप्टोन्यूरिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। एल्केप्टोन्यूरिया किसकी वजह से होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज कहते हैं एल्केप्टोन्यूरिया को। ये डिसऑर्डर होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम होमोजेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। तो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी के वजह से एल्केप्टोन्यूरिया होती है। इसमें क्या होती है, हमारे होमोजेनेटिसिक एसिड क्या होती है, ये इट डज नॉट मेटाबोलाइज इनटू टायरोसिन, तो टायरोसिन में नहीं मेटाबोलाइज होती और डिकम्पोज हो जाती है, और कंसंट्रेशन हमारा एल्कोप्टोन का कंसंट्रेशन क्या होता है ब्लड में, टिश्यू जॉइंट्स में चला जाता है, इंक्रीज करता है लिंगन टेडिमेंट में, और इट इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो इसको क्या कहते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं। नाउ व्हेन द यूरिन कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर, it turns black due to oxidation of this homogenetic acid, and this is the reason it is also known as black urine disease. So this alkaptonuria is important, it is known as black urine disease. कौन सी एंजाइम, होमोजेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की वजह से, एंड यूरिन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, इट टर्न्स ब्लैक। नेक्स्ट इज एल्बिनिज्म, हमें पता है डिसऑर्डर है, डेफिशिएंसी एंजाइम टायरोसिनेज की वजह से। क्या होती है, हमारे बॉडी पार्ट्स, स्किन, आईज क्या होती हैं, वो मेलेनिन डेफिशिएंट हो जाते हैं, और हमें पता है मेलेनिन दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज इज टे-सैक्स डिजीज और इनफेर्टाइल डिजीज। दिस टे-सैक्स डिजीज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्या होता है, ये टे-सैक में फर्स्ट रिपोर्ट हुई थी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एन एसिटिल हेक्सोस अमाइडेज।
तो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से ये डिसऑर्डर होता है। और क्या होता है कि हमारे फैट और लिपिड क्या होता है हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करते हैं और मेंटल रिटार्डेशन और पैरालिसिस भी हो जाता है इससे। नेक्स्ट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया वी नो इट इज आल्सो डिसऑर्डर एंड व्हिच इज फाउंड इन मेडिटेरियन रीजन। किसके वजह से? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या करती है? डेफिशिएंसी करती है हमारी हीमोग्लोबिन चेन में। और क्या इसके वजह से एबनॉर्मल और डिक्रीज हीमोग्लोबिन इज फॉर्म। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल नहीं फॉर्म होता और बहुत कम अमाउंट फॉर्म होता है, जिसके वजह से ये थैलेसीमिया हो जाती है। और क्या होता है? हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है इस डिसऑर्डर में, जो खून की कमी हो जाती है। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन योर एग्जाम। क्या होता है? हमारे 11th क्रोमोसोम पे होता है ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन। कौन सी पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे बीटा हीमोग्लोबिन चेन में। और हमारी जो शेप है आरबीसी की वो क्या होती है? स्फेरिकल से सिकल शेप हो जाती है एंड इट प्रोड्यूसेस हेमोलिटिक एनीमिया। Now there are certain X-linked disease. हमें पता है, we know there are 22 pairs of autosome and 1 pair of सेक्स क्रोमोसोम। तो कुछ एक्स लिंक डिजीज है जैसे G6 phosphate dehydrogenase deficiency, दिस इज एक्स लिंक डिजीज एंड वी नो दिस एंजाइम इज फाउंड इन आरबीसी। अब ये एंजाइम क्या करता है? हमारा मेम्ब्रेन आरबीसी की स्टेबलाइज करता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी जो आरबीसी है वो रप्चर कर जाती है और वो दे कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस ड्रग and it causes this disease. Next is Duchenne muscular dystrophy. इसमें क्या होता है? हमारा डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होता है वो मसल्स में एब्सेंट हो जाता है और ये प्रोटीन क्या करता है? हमारा कंडक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस में हेल्प करता है। तो इसके वजह से ये जो मसल्स है हमारी कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती प्रॉपरली। नाउ देयर आर सम ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन mutational disorder like polydactyl. It is presence of extra fingers, brachydactylic like presence of abnormal short fingers, बहुत छोटे fingers होते हैं। Huntington cholera, in this disorder what happens? Mutation occurs on 4th chromosome or mental and muscular degeneration also occur in the patient. Marfan syndrome कौन सा? 15th chromosome पे होता है। हमारी जो body है long and thin body is there, so this it is a connective tissue disorder and basically it affects the skeleton, eyes और cardiovascular systems हमारे सारे इफेक्ट होते हैं इस डिसऑर्डर से। Now there are, apart from this, there are some chromosomal disorders हैं, कुछ chromosomal disorders हैं। First is autosomal aneuploidy, जैसे है डाउन सिंड्रोम, इसको हम क्या कहते हैं? मंगोलिज्म और मंगोलियन आइडोसी भी कहते हैं। 21st ट्राइसोमी में होता है ये, सबसे पहले लॉन्गडन डाउन में रिपोर्ट हुआ। सिम्टम्स इसके हैं, वी नो दैट देयर इज इन दिस डिसऑर्डर देयर इज इट इज मोस्टली द फ्यूजन ऑफ नॉर्मल स्पर्म एंड एबनॉर्मल एग। जो प्रॉपर फ्यूजन है फर्टिलाइजेशन वो नहीं हो पाता। तो जो एबनॉर्मल एग है, हमें पता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है एबनॉर्मल एग में, कौन से? 21st पोजीशन पे। तो जिसके वजह से पूरे ये सिंड्रोम हो जाता है, जिसके वजह से क्या है? बहुत एक्स्ट्रा folds in eyelids are there, short stature is there, like stubby fingers. Next is Edward syndrome. Edward syndrome क्या होती है? Trisomy in 18th. So in this disorder what happens? There is defective formation of ears and nervous system. तो हमारा जो ears and nervous system का defective formation होता है, mentally retarded होते हैं ये। Patau syndrome, it is trisomy of 13 chromosome, small hands, tiny eyes, and they are also mentally retarded. Next important thing is cat-cry syndrome. This disorder is due to partial deletion of the short arm of chromosome 5. तो जो हमारे पता है chromosomes की arm होती है, short arm का deletion हो जाता है partial, and this results in cat-cry syndrome. So patients are mentally retarded and they exhibit characteristic cat-cry. Now apart from this, there are some sex chromosomal aneuploidy like Klinefelter syndrome. It is 44 plus XXY, 1
additional X chromosome is there. So क्या होगा इसमें एक, it is due to fusion of abnormal female gamete. हमें पता है कि normal sperm का abnormal female gamete थे. So these patients have 47 chromosomes instead of 46. तो उसमें क्या होता है कि 46 की जगह we can see 44 plus XXY, तो 47 chromosomes are there. So symptoms are the male जो होते हैं sterile होते हैं, abnormal development of genitals and gonads are there, and they are mentally retarded, and female like characters are also there. Now next is Turner syndrome. Turner syndrome में we know it is 44 plus XO. Now this syndrome is fusion of normal egg with abnormal sperm. हमें पता है कि हमारा जो ये Y is absent, so it is with abnormal sperm. So patients usually have 45 chromosomes. इसमें हमें पता है कि 44 plus X is equal to 45. So symptoms are like females are sterile and underdeveloped ovaries is there, and a small uterus is there. Next is Jacob syndrome or super males or criminal syndrome. This is important name, that is criminal syndrome. So it is 44 plus XYY. Now these patients have an extra Y. इनमें क्या है, एक extra Y क्रोमोसोम है, तो उसके वजह से क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन और ज्यादा हो जाता है, और ये इंडिविजुअल्स इनमें एबनॉर्मल हाइट, एग्रेसिव बिहेवियर, एंड दे आर आल्सो मेंटली रिटार्डेड. एंड नेक्स्ट इज सुपर फीमेल्स और मल्टी एक्स फीमेल्स. सो इन दिस देयर इज 3X क्रोमोसोम. इसमें क्या सुपर फीमेल्स में देयर आर 3X chromosomes. You can see mental retardation is there due to proportion of number of X chromosomes. So these are some of the disease.